नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपने घर परिवार पर अपने परिवारजनों के साथ इस लॉकडाउन की अवधि में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। आइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के ज्योग्राफी विषय के पेपर पर पुनः चर्चा करते हैं। आज स्माइल क्लासेस का पेपर नंबर 6 हमारे सामने है, जिसके प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और इस पेपर नंबर 6 में हमें प्रथम प्रश्न मिला है, आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये आर्थिक भूगोल क्या है। आर्थिक भूगोल की एक नई शाखा है। जैसे हमने पढ़ा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन 2 शाखाओं के बारे में हमने प्रथम पाठ में पढ़ा है। तो मानव भूगोल को ही अलग अलग उप क्षेत्रों में बांटकर उसकी जो विभिन्न शाखाएं बनी हैं, उन शाखाओं में से एक है आर्थिक भूगोल, जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अगर इसकी बात करें आर्थिक गतिविधियों की, तो मानव आर्थिक गतिविधियों में प्रथम व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, 5 प्रकार के व्यवसाय हमने बांटकर पढ़े हैं और व्यवसाय के पाठ में उनको अच्छी तरह से समझा है। वो सारे के सारे इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इसके उप क्षेत्रों की बात करें तो उप क्षेत्र में जनसंख्या हो सकती है, परिवहन हो सकता है, उद्योग हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, ये इसके उप क्षेत्र हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 था, हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का उपयोग होता है। हिमाच्छादित, हिम से ढके हुए यानी बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र हैं, वहां परिवहन के लिए कौन से पशुओं का उपयोग किया जाता है। तो वहां हम जानते हैं एस्किमो जनजाति जो है वो हिमाच्छादित बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है और उनके लिए जो स्लेज गाड़ी होती है उसको खींचने का काम कुत्ते और रेंडियर करते हैं। तो हम उनका यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं कि कुत्ते और रेंडियर। इसके अलावा खच्चर, घोड़ा और गधा, उन दोनों के बीच का जो प्राणी है, जो इसी प्रकार कुत्ते, रेंडियर और खच्चर, ये हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन के साधन हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है 3 नंबर, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा, निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2001 से 2010 तक, उसके बाद 2011 से 2020 तक, ये 2 समय विशेष हो गए। इस समय विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रहने वाले लोगों की संख्या 2001 से 2010 तक, 2011 से 2020 तक, ये पूरा जो 10 साल का टाइम पीरियड है, यानी एक जनगणना से दूसरी जनगणना के बीच का समय, इसमें जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि वो होगी जब उस जनसंख्या में परिवर्तन होकर जनसंख्या बढ़ती है, वो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। और अगर उस जनसंख्या में कमी होकर वो जनसंख्या घटती है तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। अगला प्रश्न था, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है और उसका लिंगानुपात भी बताइए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लेटविया है, यूरोप महाद्वीप में है और इसका लिंगानुपात जो है वो 1180 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1180 महिलाएं। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। सभी अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर की बात करें तो पहला अंतर ये होगा कि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और शहरी जनसंख्या है जो, या नगरीय जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। दूसरे अंतर की हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए प्रकृति से जुड़ी होती है, यानी कृषि या कृषि से संबंधित कार्य ग्रामीण जनसंख्या करती है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो गैर कृषि कार्य, यानी कृषि के अलावा जितने भी कार्य हो सकते हैं उन कार्यों में ये जनसंख्या, शहरी जनसंख्या जो है वो निर्भर रहती है। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें, केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक क्यों है। देखिए, भारत में केरल राज्य जो है उसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है और इसके पीछे क्या कारण है। मानव विकास सूचकांक उसी राज्य का या उसी देश का ज्यादा हो सकता है जहां साक्षरता का प्रसार ज्यादा हो रखा हो, यानी केरल का मानव विकास सूचकांक जो है वहां की साक्षरता दर के श्रेष्ठ होने के कारण है। तो अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि उच्च साक्षरता दर के कारण केरल का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है या सर्वाधिक है। और कितना है? 0.007।
सातवां प्रश्न मानचित्र का है। इससे अगला पेपर जो है वो कंटिन्यू मानचित्र का है, तो इस प्रश्न को हम उसमें सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, प्रवास के 3 परिणाम बताइए। मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, यही प्रवास है। और प्रवास के 3 परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला परिणाम हो सकता है जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने से दोनों स्थानों का जनसंख्या संतुलन बिगड़ेगा, यह तय है। क्योंकि जहां से जिस मूल स्थान को छोड़कर लोग जाएंगे या प्रवासी जाएंगे, उस स्थान की जनसंख्या कम हो जाएगी, और जहां वो जा रहे हैं उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। इसके अलावा संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा का आदान प्रदान होता है। जब एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां के लोगों से जो मिलते जुलते हैं, उस वजह से उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, इसका आदान प्रदान होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट हो सकता है प्रवासियों की वेशभूषा, भाषा, खान पान, रहन सहन का मूल निवासियों पर प्रभाव पड़ता है। और जो अभी जस्ट ऊपर हमने चर्चा की कि आदान प्रदान होता है, इस आदान प्रदान का परिणाम ये होता है कि जो मूल निवासी होते हैं उनमें भी इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। वो भी उन प्रवासियों की बातचीत को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को, उनके भोजन के तरीकों को अपनाते हैं, और इसी वजह से उनमें भी इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। अगला पॉइंट है बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या दबाव बढ़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रवास के बढ़ने के कारण बेरोजगारी, निर्धनता और जनसंख्या दबाव बढ़ता है। क्योंकि जब प्रवासी वहां जाते हैं तो मूल स्थान के लोग जो हैं उनको रोजगार कम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर प्रवास करके कोई लोग आ रहे हैं तो वो कमाने के उद्देश्य से ज्यादातर आते हैं, आर्थिक उद्देश्य से। उस वजह से वो पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो जो जहां हो सकता है रोजगार वो लेने की प्रयास करेंगे, और इस वजह से मूल निवासी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जाते हैं। प्रवासियों की तकनीक, कार्यकुशलता से उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। प्रवासी जो आते हैं उनकी जो तकनीक होती है, उसकी जो कार्यकुशलता होती है, काम करने की कला होती है, उस वजह से उस मूल स्थान का जो विकास है, आर्थिक विकास, वो बढ़ जाता है। ये भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 है विश्व की जनसंख्या समस्या के 3 उपाय बताइए। विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु 3 उपाय बताइए। तो पहला उपाय हो सकता है भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर आर्थिक उत्पादन में वृद्धि। जितने भी भौगोलिक संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग तो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा गौर किया जाए कि अनुकूलतम उपयोग कहाँ उसका बेस्ट हो सकता है उपयोग, इस पर विचार करते हुए उनका अच्छा उपयोग किया जाए ताकि आर्थिक उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए ताकि जनसंख्या में अगर शिक्षा का प्रसार होगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। कृषि का नवीनीकरण, आज भी विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पारंपरिक तरीके से, पुराने तरीकों से कृषि की जाती है, तो वहां कृषि का नवीनीकरण करना अति आवश्यक है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और अच्छी फसलों का उत्पादन किया जा सके। सागरीय संसाधनों का उपयोग, महासागरीय संसाधन जो है वो मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे विशाल है। क्योंकि हम जानते हैं भूमि का भाग कम है, समुद्री भाग पृथ्वी पर ज्यादा है। इस वजह से अगर सागरीय संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिया जाए तो वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, और जिससे जनसंख्या की जो समस्या है उसका समाधान काफी हद तक ठीक हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 हमें मिला है एस्किमो व बुशमैन जनजाति की तुलना कीजिए। कुछ विशेष पॉइंट दिए हुए हैं जैसे निवास क्षेत्र, निवास गृह, उपकरण और संस्कृति। इन 4 बिंदुओं के आधार पर एस्किमो और बुशमैन जनजाति की हमें तुलना करनी है। तो एक सारणी के माध्यम से हम तुलना करेंगे। तुलना का आधार एस्किमो और बुशमैन। सबसे पहले बात करें निवास क्षेत्र की, तो एस्किमो जनजाति के जो निवास क्षेत्र हैं वो आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश में है, जैसे कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया। इन स्थानों पर एस्किमो जनजाति का निवास होता है। और उसके अलावा बुशमैन की अगर हम बात करें तो बुशमैन अफ्रीका में बेचवाना लैंड, कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश में निवास करते हैं। इसके बाद अगर बात करें निवास गृह की, तो एस्किमो जनजाति जो है उसके निवास गृह, जो रहने के मकान हैं, वो बर्फ, पत्थर, हड्डी से बने होते हैं। और बर्फ का जो मकान होता है उसे इग्लू कहते हैं। क्लास में हमने अच्छी तरीके से समझा है, इसका चित्र भी बनाया है, इग्लू कहते हैं। और एक इनका मकान होता है कर्मक। ये क्या है, 5-6 फीट भूमिगत, यानी भूमि के अंदर 5-6 फीट और 2-3 फीट ऊपर, भूमि से ऊपर उठा होता है। लकड़ी
वह वैल की हड्डियों से बना होता है। वैल मछली की हड्डियां या फिर लकड़ियों की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है और गर्मियों में ये लोग तंबू लगाकर अपना निवास स्थान बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार बात करें बुशमैन जनजाति की, तो ये चट्टानी गुफाओं में निवास करते हैं और खुले में कड़ी टहनी घास जानवर की खाल से गुंबद जैसी झोपड़ी बनाकर, गुंबद ऐसा ऊपर से गोलाई लिया हुआ, जो मस्जिद के ऊपर आपने देखा होगा गुंबद, वैसा खुले में कड़ी यानी जो टूटने वाली नहीं होती है, ऐसे टहनी लेकर या घास फूस की सहायता से जानवर की खाल से झोपड़ी बनाकर वहां निवास करते हैं। और इनका जो अल्पकालीन गांव होता है, कुछ समय के लिए बसाया हुआ गांव, जिसमें अधिकतम 8 से 10 झोपड़ियां होती है, उसको कहते हैं वैर्फ। ये याद रखने की चीज है, वैर्फ, ये उनका अल्पकालीन गांव होता है। उसके बाद बात करें इनके उपकरणों की, तो एस्किमो जनजाति के जो उपकरण होंगे उसमें पहले उपकरण की बात करें कयाक, 5 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा चमड़े की नाव, चमड़े की बनी हुई नाव होती है जिसकी लंबाई जो है 5 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। इसके बाद उमियाक, उमियाक वैल के शिकार हेतु बड़ी नाव, वैल मछली का शिकार ये करते हैं और उसके शिकार के लिए जो नाव काम में ली जाती है, बड़ी नाव काम में ली जाती है, उस नाव का नाम है उमियाक। इसके बाद बात करें हारफून, 1.2 से 1.5 मीटर भाले जैसा हथियार, यानी 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भाले के जैसा दिखने वाला एक हथियार जो है, उस हथियार, और वो रस्सी से बंधा होता है हारपून। और उसके बाद आती है स्लेज, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। ये बर्फ पर चलने के लिए गाड़ी है, कुत्ते और रेंडियर इसमें बंधे होते हैं और वो इसको खींचते हैं। इसके बाद बात करें बुशमैन के उपकरणों की, तो बुशमैन के उपकरणों में तीर कमान, भाला, बर्छा, अग्निदंड, विषैले तीर, इसके अलावा शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डी से बनाए गए तीर, ये लोग अपने उपकरण के रूप में काम में लेते हैं। इसके बाद हम बात करें संस्कृति की, तो एस्किमो जनजाति की संस्कृति की हम बात करें तो ये लोग छोटे समूह में निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं वो छोटे छोटे समूह में रहते हैं और इनका जीवन जो है वो घुमक्कड़ और आदिम जीवन होता है, यानी पुराने तरीके से जीवन जीते हैं और घुमक्कड़ आज यहाँ तो कल और कहीं, ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। इनका समाज जो है वो पितृवंशीय होता है। बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नियां ये लोग रखते हैं। ग्रीष्म काल में उत्सव एवं समारोह आयोजित करते हैं और जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। इनकी भाषा एल्यूट भाषा है और कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी पर बूढ़े एवं अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करें बुशमैन की, तो ये लोग भी छोटे समूह में निवास करते हैं। इनकी परंपराओं, संस्कारों, कलाओं में प्राणी एवं प्रकृति को मुख्य स्थान दिया जाता है, यानी प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव, जुड़ाव बुशमैन जनजाति के लोग रखते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत में ये लोग विश्वास रखते हैं और इनकी मान्यता के अनुसार 2 भगवान होते हैं। कौन कौन से? एक वो भगवान जो पूर्व दिशा में रहता है और एक वो भगवान जो पश्चिम दिशा में रहता है। झाड़ फूंक पर विश्वास रखते हैं और झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति है वो इनको बीमारियों से बचाता है और झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को ये लोग ओझा कहते हैं। चट्टानों पर इनके द्वारा की गई जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस है और उसकी प्रसिद्धि आज भी होती है। तो मित्रों, ये पेपर यहीं पूरा होता है। इसके बाद अगले पेपर पर चर्चा हम जल्द ही करेंगे। तब तक आप लॉकडाउन का पालन करें, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी निर्देश आ रहे हैं उनकी पालना करें। प्रवासी भाई जितने भी बाहर से हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको भी समझाएं, उनको भी कहें कि आप आइसोलेशन में रहें और बाहर न निकलें। कोरोना बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।